प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार पुनः गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के गायत्री कॉलेज सांचौर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी क्लास बीएससी थर्ड ईयर से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन इन प्लांट्स। विद्यार्थियों, ये टॉपिक प्लांट मूवमेंट का थर्ड पार्ट है। इससे पूर्व पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पादपों में पाई जाने वाली गतियाँ कितनी प्रकार की होती है, उनका एक प्रकारों का एक लेआउट देखा था और उसमें उद्दीपन से संबंधित कौन कौन से टर्म्स प्रयोग करते थे। ये इतना सब कुछ हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जो प्लांट मूवमेंट से संबंधित था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि मूवमेंट का पहला प्रकार, जिसको हम चलन की गतियाँ कहते हैं, चलन की गतियों के विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित समझने की कोशिश की थी। तीसरे वीडियो में देखा था हमने वक्रण से संबंधित गतियाँ, मोमेंट ऑफ कर्वेचर का पहला पार्ट, जिसमें वृद्धि के फलस्वरूप या गति के फलस्वरूप पादोभाग में वृद्धि संपन्न होती है, तो उसको हमने वृद्धि की गतियों के नाम से पढ़ा था, जो स्वप्रेरित थी तथा अनुप्रेरित दो प्रकार की थी। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे परिवर्तन की गतियाँ। परिवर्तन की गतियाँ प्लांट मूवमेंट का सेकंड टाइप। कौन सा? सेकंड प्रकार, जिसे वक्रता की गतियाँ कहते हैं, से संबंधित है। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आप इस चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकें। इस चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। आप इनका लगातार अवलोकन करते रहिए। गायत्री कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लासेस का मुख्य मकसद यही है कि कोरोना काल के अंतर्गत जो लॉकडाउन हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम घर में ही बैठे हैं, कॉलेज स्कूल बंद है, तो अपनी पढ़ाई कैसे संपन्न की जाए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस संस्था द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई है, जिसकी टॉपिक वाइज वीडियोज यूट्यूब के इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। जैसा कि विदित है कि आपके निकट भविष्य में एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को अपनी बुक्स के साथ साथ इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जारी रखें। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। परिवर्तन की गतियाँ जो वक्रता गति से संबंधित है, इस प्रकार की गति में कोई पादप अपना स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। ये गतियाँ हृदय की गति की तरह ऑक्सिन नामक हार्मोन से प्रभावित नहीं होती। ऑक्सिन हार्मोन के वितरण से संबंधित नहीं है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। वितरण से प्रभावित नहीं होती। वितरण से प्रभावित नहीं होने का तात्पर्य क्या हुआ
कि पादप के शेष भाग में यदि ऑक्सीजन का संश्लेषण हो रहा है तो वो प्रकाश के विपरीत संश्रित होकर के उन क्षेत्र की कोशिका में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप पादप या पादप भाग प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो उस पादप की ओर या प्रकाश अनुवर्तन गति जिसको कहते हैं, उस गति को संपन्न करने के लिए सबसे बड़ा योगदान था ऑक्सीजन का था। लेकिन यदि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, गति हो रही है, लेकिन वो हार्मोन से प्रभावित नहीं होती, तो उसको परिवर्तन की गति कहते हैं। जब हार्मोन से ये प्रभावित नहीं होती है तो उसको प्रेरित करने वाले कौन से होंगे? तो डेफिनेट या तो कोई प्रकाश होगा या फिर ताप की मात्रा होगी, कितना उसको मिल रहा है, इसे इत्यादि से संबंधित होगा। सेकंड नंबर, परिवर्तन की गति हमेशा अस्थायी होता है। कैसा होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा, उसके फलस्वरूप परिवर्तन की गति संपन्न होगी या मोमेंट ऑफ वेरिएशन बढ़ेगा। जबकि वृद्धि की गति हमेशा स्थायी होती है। जैसे यदि कोई सूट आगे क्या बढ़ रहा है, उसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर हुई तो वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगी, वापस 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होने की संभावना नहीं है। लेकिन परिवर्तन की गति के अंतर्गत यदि कोई पर्णभाग, जैसे सुई मुई का एग्जाम्पल लेते हैं, हम उसको हाथ लगाते हैं, वो नीचे की ओर पत्तियाँ झुक जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो ये परिवर्तन होगा, वो कैसा होगा? अस्थायी होता है। परिवर्तन की गतियों को अन्य गति के समान 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है स्वप्रेरित परिवर्तन गतियाँ, अपने आप हो रही है, और सेकंड नंबर की होती है अनुप्रेरित परिवर्तन की गतियाँ। इस अनुप्रेरित परिवर्तन की गति में कोई न कोई उद्दीपन जरूर होगा, जैसे प्रकाश है, ताप है, अथवा रसायन है या स्पर्श हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं स्वप्रेरित परिवर्तन की गतियाँ। इसमें उद्दीपन नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप ये गति संपन्न हो रही है, वो है प्रकाश जो दैनिक मिल रहा है, वो दैनिक ताप में परिवर्तन। प्रकाश तथा ताप में दैनिक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन या चेंजेस के कारण ही स्वप्रेरित गति संपन्न होती है। स्वप्रेरित गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है वो डेस्मोडियम गायरेंस नामक प्लांट की 2 लीफ में होने वाली मूवमेंट है। डेस्मोडियम गायरेंस को भारतीय टेलीग्राफ प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है क्या है कि इस पादप की पर्ण होती है वो त्रिपर्ण की या ट्राइफोलिएट प्रकार की होती है। इस ट्राइफोलिएट के अंतर्गत एक पर्ण होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, जबकि 2 पार्श्व पर्ण होती हैं वो छोटी होती है। पार्श्व पर्ण में झटके के साथ में धीरे धीरे गति होती है। झटके के साथ का मतलब ये पर्ण मान लेते प्रारंभिक अवस्था में नीचे की ओर स्थित है, तो एक झटके के साथ थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऊपर आती है, फिर वापस नीचे की ओर जाती है, फिर ऊपर की आ जाती है, और ये इसकी आवर्ती परिवर्तन लगातार होता रहता है। दोनों तरफ की पर्ण ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए इसको टेलीग्राफ प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो परिवर्तन की गति है, इसको हम स्वप्रेरित गतियाँ कहते हैं। विद्यार्थियों, परिवर्तन कहाँ तक संभव हो सकता है? तो मान लेते हैं कि कभी कभी ये पर्ण इसके इस व्रंत के या स्तंभ के पास में आकर के पूर्ण रूप से ऊपर की ओर चली जाती है, यानी ये अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है। तो अधिकतम 180 डिग्री के कोण पर परिवर्तन की गति संभव हो सकती है। एकदम विपरीत स्थिति में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वापस कम आ जाता है। लेकिन अधिकांशतः ये गति होती है, ये जो रेशियो अधिकतम का एंगल कितना चेंज हो सकता है, कितनी गति कर सकता है, 180 का है, लेकिन ये इससे कम एंगल पर लगातार गति करती रहती है। इसको नाम देते हैं स्वप्रेरित गतियाँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डेस्मोडियम गायरेंस एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। और किसके कारण होगी? प्रकाश और ताप में होने वाले दैनिक परिवर्तन के आधार पर। स्वप्रेरित परिवर्तन की गति के बाद में
अनुप्रेरित परिवर्तन की गतियाँ। मूवमेंट के लिए हमेशा कोई न कोई उद्दीपन आवश्यक होता है, लेकिन जिस मूवमेंट के लिए उद्दीपन आवश्यक नहीं हो और परिवर्तन हो जाता है, अपनी गति हो जाती है, तो उसको नाम देते हैं अनुप्रेरित परिवर्तन की गतियाँ। तो नंबर पहला कंडीशन आती है कि इस प्रकार की गति के लिए उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं। जब इसमें उद्दीपन ही नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स इसमें मूवमेंट कैसे संभव होगा? तो ये डिपेंड करता है पादप की संरचना पर। तो पादपीय संरचना या प्लांट स्ट्रक्चर द्वारा अनुप्रेरित परिवर्तन की गति संपन्न होती है। क्योंकि इस प्रकार की गति में उद्दीपन है ही नहीं, तो एक निश्चित दिशा से उद्दीपन नहीं मिल रहा है उसको, चाहे प्रकाश मिलो या ताप मिलो। इसके कारण निश्चित दिशा से नहीं मिलने के कारण ये अदिश गति भी कहलाती है। अदिश गति। जब अदिश गति का शब्द हमने यहाँ पे प्रयुक्त किया तो सदिश गति कौन सी होनी चाहिए? सदिश गति का थोड़ा सा माइंड कीजिए उसको। सदिश गति कौन सी होगी? तो सदिश गति होगी वृद्धि की अनुप्रेरित गति। कौन सी? वृद्धि की अनुप्रेरित गति तो है सदिश, जबकि परिवर्तन की अनुप्रेरित गति है वो है अदिश। वृद्धि की अनुप्रेरित गति में एक निश्चित दिशा से कोई उद्दीपन प्राप्त होता है, जैसे प्रकाश मिल रहा है या गुरुत्वाकर्षण मिल रहा है अथवा जल मिल रहा है, तो एक निश्चित दिशा से मिल रहा है। इसके कारण वो पादप भाग उस दिशा की ओर मुड़ जाता है या ग्रोथ करता है, उसको नाम देते थे सदिश। जबकि इसमें क्या है, उद्दीपन की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि स्थिति के कारण होती है। तो जब उद्दीपन है ही नहीं तो अनुप्रेरित में अदिश नाम देंगे। अब प्रकाश या तापमान मिल रहा है, वो सब जगह से समान रूप से मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको? अदिश गति इसको नाम देंगे। इस अनुप्रेरित परिवर्तन में पहला है निशानुकुंचन अथवा नेक्टेनेस्टी प्रकार के मूवमेंट। ये मूवमेंट मूल रूप से प्रकाश तथा ताप परिवर्तन के द्वारा होगा। अब आप कह सकते हो कि उद्दीपन यहाँ पे क्या है? प्रकाश और तापमान, लेकिन वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता। प्रकाश और ताप में परिवर्तन हो रहे हैं, इसके फलस्वरूप प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको नाम देते हैं निशानुकुंचन। निशानुकुंचन में एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो सकता है? जैसे बबूल की पत्तियाँ सूर्यास्त होते ही सिकुड़ जाती है और सूर्यास्त होते ही फैल जाती। बार बार एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो कि मूवमेंट से संबंधित है। तो ये क्यों होगा कि दिन के अंदर प्रकाश मिल रहा है, इसके कारण पत्तियाँ सिकुड़ी हुई थी ताकि फोटोसिंथेसिस का कार्य आगे इजी वे से करें। लेकिन जैसे ही प्रकाश कम मिलना प्रारंभ होता है तुरंत प्रभाव से वो सिकुड़ती है, तो प्रकाश के ऊपर डिपेंड हो सकता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये एक पर्ण का भाग, पर्णवंत का भाग है या पुष्पीय संरचना का भाग है। इस संरचना के अंदर पाई जाने वाली कोशिका जब वो स्फीति अवस्था में होती है, उस स्थिति में वो पादप भाग को सीधे ताने रखने में सहायक होती है, और जब वो सल्त अवस्था में आ जाती है तब वो पादप भाग अपनी भाग के कारण नीचे की ओर लटक जाएगा, और जब लटकेगा तो मूवमेंट होगा, स्फीति होगा, ऊपर ऊपर आएगा, नीचे आएगा। अर्थात कोशिका में होने वाली स्फीति अवस्था कोशिका की स्फीति और सल्त अवस्था के फलस्वरूप इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये स्फीति और सल्त अवस्था ताप अथवा प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। निशानुकुंचन गति को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो प्रकाश की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको नाम देते हैं फोटोनेस्टिक। यदि वो ताप के कारण हो रहा है तो उसको नाम देता है थर्मोनेस्टिक। तो कितने प्रकार हो गए? प्रकार नंबर 1 और प्रकार नंबर बी। अब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली गति देखिए। ऑक्जेलिस के पुष्प होते हैं, पुष्प दिन में खुले रहते हैं, दिन में
खुले रहते हैं, अर्थात उसको प्रकाश मिल रहा है तब तो खुले, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो बंद। अर्थात रात्रि के अंदर क्या होगा, इसमें रात्रि में बंद हो जाते हैं। तो जो बंद होना और खुलने का जो प्रोसेस हुआ है वो किसके उपस्थित हुआ, प्रकाश की उपस्थित। इस प्रकार की मूवमेंट को फोटोनेस्टिक मूवमेंट नाम देते हैं। जबकि इनोथोरा और निकोटियोना में, तंबाकू में पुष्प रात्रि में खुले रहते हैं, और जबकि दिन के अंदर दिन में बंद रहते हैं। तो दो प्रकार की कंडीशन हमारे पास में आती है। पहली कंडीशन जिसके अंतर्गत दिन में खुले रहते हैं पुष्प, रात्रि में बंद होते हैं। दूसरे में रात्रि में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो एक पादप में प्रकाश पुष्प को खुले रखने में सहायता प्रदान करता है, जबकि दूसरे पादप में उन्हीं पुष्प को बंद रखने में सहायता करता है। दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है थर्मोनेस्टिक प्रकार का। इस प्रकार में क्या होगा, ताप परिवर्तन के फलस्वरूप, ताप में परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्रियाएं संपन्न होगी, मूवमेंट होगा, उसको नाम देंगे थर्मोनेस्ट। यहाँ पे किसमें होता था, प्रकाश में, प्रकाश परिवर्तन के फलस्वरूप। क्रोकस एक ऐसा प्लांट है जिसके पुष्प ताप परिवर्तन के आधार पर खुलने और बंद होने की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अधिक ताप होगा, अधिक ताप पर पुष्प खुले हुए, जबकि कम ताप पर पुष्प बंद होते हैं। ये ताप परिवर्तन के कारण और ये प्रकाश में। अब इसका थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। अधिक ताप कब होगा, जब प्रकाश की मात्रा होगी और प्रकाश दिन के अंदर मिलता है, अर्थात दिन में खुले रहते हैं। तो क्यों नहीं हम इसको थर्मोनेस्टिक के स्थान पर फोटोनेस्टिक के रूप में परिभाषित करें, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि केवल प्रकाश मिलने से ही इसके अंदर पुष्प नहीं खुलेंगे, बल्कि दिन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो डायरेक्ट रूप से पुष्प के खुलने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है या प्रभावित करता है, वो कौन सा करता है, टेम्परेचर करता है। इसीलिए इसको फोटोनेस्टिक नाम नहीं दे करके क्या नाम दिया गया, थर्मोनेस्टिक। विद्यार्थियों, निशानुकुंचन हमेशा प्रकाश और ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि निचली या ऊपरी सतह की कोशिका में स्फीति अवस्था और सरल अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण होगा। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक प्रकार का। विद्यार्थियों, अगली गति है वो कहलाती है, जो अनुप्रेरित गति का एग्जाम्पल है, स्पर्शानुकुंचन गति या थिग्मोनेस्टी। इस प्रकार की गति के अंतर्गत कोई उद्दीपक जैसी संरचना किस दिशा से स्पर्श करती है ये डिपेंड नहीं करता। जैसे ड्रोसेरा डायोना जैसे कीटभक्षी प्लांट अथवा घटपादप के अंतर्गत इस पर्ण की एक सतह पर स्पर्शक लगे हुए होते हैं, और जब कोई कीट इन स्पर्शकों के संपर्क में आता है तो इसे मिलने वाले उद्दीपन के कारण सभी पत्तियां एक साथ में सिकुड़ जाती है। अथवा घटपादप में इसका ऊपरी भाग जो ढक्कननुमा पर्ण के रूप में है वो नीचे की ओर आकर के उस कपनुमा संरचना को बंद कर देता है, ताकि कीट वापस पुनः बाहर की ओर नहीं निकले। या फिर सभी पत्तियां सिकुड़ जाती है, फलस्वरूप कीट के बाहर निकलने की संभावना नहीं होती। स्पर्श के फलस्वरूप होने वाले ये परिवर्तन स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। कुछ समय के बाद में जैसे कीट का डाइजेशन हो जाता है
तुरंत प्रभाव से वापस पत्तियाँ खुल जाती हैं अथवा गठनुमा संरचना होती है वापस खुल जाती है। खुलने के बाद में दूसरे कीट का वापस इंतजार किया जाता है। तो इस प्रकार की इस गति को नाम देते हैं स्पर्शानुकुंचन। ये स्पर्शा अनुवर्तन से भिन्न है। कैसे भिन्न है कि स्पर्शा अनुवर्तन में एक निश्चित दिशा से स्पर्श जैसा उद्दीपन मिलता था और उसी दिशा के अंतर्गत पादप की गति संपन्न होती थी, जैसे प्रतान की होती है। किसमें था ये प्रतान? कुकुरबिटेसी जैसे कुल में या आरोही पादपों के अंतर्गत। अनुप्रेरित परिवर्तन की गतियों का तीसरा प्रकार है, इसको हम कहते हैं कंपानुकुंचन गति या सेस्मोनेस्टी। किसमें पाया जाता है ये? तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है सुई मुई या माइमोसा पुडिका के अंतर्गत। माइमोसा की कई सारी स्पीसीज के अंतर्गत इस प्रकार की मूवमेंट शो की जाती है। इसमें उद्दीपन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो होता है या तो स्पर्श या उस स्पर्श के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला कंपन के कारण होता है। नाम ही क्या दिया गया? सेस्मोग्राफी। किसका है? सेस्मोग्राफी, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर भी पादप में कंपन उत्पन्न हो रहा है, भूकंप हो रहा है और भूकंप के कारण ही उसके अंदर मूवमेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको सेस्मोनेस्टी कहते हैं। सुई के प्लांट्स के ऊपर जब हाथ लगाते हैं सिकुड़ जाता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वापस अपनी मूल अवस्था में। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, पर्ण है वो द्विपिच की पर्ण है और इसके आमने सामने स्थित पर्ण इसका पर्णवृंत का आधारीय भाग फूला हुआ होता है, जिसको पर्णवृंत तल्प या पल्विनेस के नाम से जानते हैं। पल्विनेस क्षेत्र की जब आंतरिक या हम काटते हैं तो काटते समय ये पता लगता है कि ये इसके मध्य भाग में पाई जाने वाली वेस्कुलर सिस्टम है। तो मैं इसको नाम दूँ वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर मंडल है। इस वेस्कुलर मंडल के दोनों तरफ मर्दुतकीय कोशिकीय समूह पाया जाता है। ऊपरी पर्णतल के ऊपरी क्षेत्र वेस्कुलर मंडल के ऊपर की ओर पाए जाने वाली मर्दुतकी कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और इसके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश कम पाए जाते हैं। ध्यान देना इसको। क्या है ये? कि इस वेस्कुलर मंडल के ऊपरी सतह की ओर पाई जाने वाली मर्दुतकीय कोशिका, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको शो कर लेते हैं। ये वेस्कुलर बंडल है और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, तो इसको मर्दुतकीय की क्षेत्र नाम देते हैं, जो वॉलपुट का भाग है। इसमें क्या होगी कि सेल वॉल होती है वो हमेशा मोटी और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। जबकि इस वेस्कुलर मंडल की निचली सतह पर पाए जाने वाले वल्कुटीय क्षेत्र में, मर्दुतकीय क्षेत्र में सेल वॉल होती है वो पतली होती है। कैसी होगी? पतली। और इनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस बड़े होते हैं। ऊपर वाले में छोटे और नीचे वाले में बड़े। ये तो हुई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब होगा क्या? जैसे ही हम इसको पर्ण पर हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो कंपन होता है और इस कंपन के फलस्वरूप निचले क्षेत्र की मर्दुतकीय कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होने के कारण जल इन कोशिकाओं से निकल करके अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। किसमें आया? सेल से वाटर बाहर निकल करके इंटरसेलुलर स्पेस के अंतर्गत एकत्रित हो जाता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस से जल का अवशोषण ऊपरी क्षेत्र की कोशिका के द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी कोशिका है जल अवशोषण के कारण सल्त अवस्था से स्फीति अवस्था में आ जाती है। फलस्वरूप उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो ऊपरी क्षेत्र के आकार में वृद्धि होगी। लेकिन निचले क्षेत्र की कोशिका से जल बाहर निकलने के कारण
स्फीति अवस्था से सल्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो सिकुड़ गई और ये फैल गई। तो अब एक क्षेत्र की कोशिका फैल रही है तो ये फैली हुई और निचले क्षेत्र की सिकुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली जो ग्रोथ होगी कहाँ से होगी, ऊपर क्षेत्र से नीचे की ओर होगी, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और एक तरफ कम ग्रोथ हो रही है, तो नीचे की ओर मुड़ेगा। फलस्वरूप पर्ण तल भाग यहाँ से मुड़ जाता है। और इसके मुड़ने का मुख्य कारण क्या होगा, क्योंकि केवल इन कोशिकाओं में स्फीति अवस्था होने और सल्त अवस्था होने से ऐसा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, ये कोशिका सल्त अवस्था में आ गई, इसके कारण इसके पूरे पर्ण के भार को सहन नहीं कर पाती, फलस्वरूप धीरे धीरे नीचे की ओर झुक जाती है। तो पर्ण है वो कुछ समय के बाद में नीचे की ओर झुक जाती है। एक निश्चित समय के बाद में धीरे धीरे इस निचले क्षेत्र की कोशिकाएं पुनः जल का अवशोषण करना प्रारंभ कर देती है, फलस्वरूप स्फीति अवस्था में आ जाती है। और इस स्फीति अवस्था में आने के आकार धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ती वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो पर्ण हाथ लगाया, कंपन हुआ, सिकुड़ी और सिकुड़ने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाती है। हम जैसे ही पर्ण को हाथ लगाते हैं तुरंत प्रभाव से वो सिकुड़ जाती है, यानी ये क्रिया तो फास्ट हुई, लेकिन अब अपनी मूल अवस्था में या शिथिल अवस्था में आने के लिए वो बहुत लंबे समय लेती है। तो शिथिल समय तो हुआ इसमें अधिक, जबकि प्रतिक्रिया समय था वो था कम। जैसे ही हम इसके पादभाग पर हाथ लगाते हैं, यदि कंपन बहुत अधिक मात्रा में है, उद्दीपन बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो इसके पास में स्थित अथवा अन्य क्षेत्र पर स्थित पर्ण के अंतर्गत भी मूवमेंट को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि उद्दीपन कम मात्रा का है, कम तीव्रता का है, तो केवल उसी पर्ण तक मूवमेंट सीमित होता है। किसी भी क्षेत्र से यदि आप स्पर्श कर रहे हो तो पादभाग में तीव्र गति से मूवमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात इसमें जो उद्दीपन चल रहा है, उद्दीपन के संचरण की दर बहुत ही तेज होती है। तो विद्यार्थियों, मिमुसा पुडिका में उद्दीपन संचरण की दर, स्टिमुलेट ट्रांसमिशन की दर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड के अंदर 20 सेंटीमीटर तक चला जाता है। आपने बहुत तीव्रता से लगाया, यानी ज़्यादा मात्रा में उद्दीपन दिया है, तो वो लंबी दूरी तय करेगा, यानी कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, वो भी मात्र 2 सेकंड। इसलिए आपके देखते ही देखते पादप के अंतर्गत प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। तो उद्दीपन संचरण की दर इस गति के अंदर बहुत ही तेज होती है। इस प्रकार से कंपानुकुंचन गति का ये टॉपिक समाप्त होता है। रिवीजन कर लेते हैं इसका एक सामान्य सा कि कंपानुकुंचन गति स्पर्श या कंपन के कारण होती है। इसमें उद्दीपन संचरण की दर तीव्र होती है जो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है, और इसमें उद्दीपन के फलस्वरूप पादप की पत्तियों के अंदर या पादप भाग के अंदर मुड़ जाना या लटकने की प्रक्रिया होती है। इसी गति को कंपानुकुंचन गति कहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज का हमारा ये टॉपिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन समाप्त होता है। हमने कुल 3 वीडियोज़ के अंतर्गत प्लांट मूवमेंट को डिस्कस किया है। आप इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व में अपलोड किए गए टॉपिक्स का अवलोकन एक बार जरूर करें। नमस्कार।